स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट से। हम कवर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश जीके को एमसीक्यू के थ्रू, जिसमें आज हम कवर करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट को। तो शिमला एक पार्ट हम आज करेंगे और एक नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा। ठीक है, 2 पार्ट में हम शिमला को कवर करेंगे क्योंकि लंबा है ये बहुत, जिसमें ब्रिटिशर्स का इतिहास भी आता है और कुछ महत्वपूर्ण जगहें भी आती है। तो उस हिसाब से हम 2 हिस्सों में इसको कवर करेंगे। तो आज करते हैं शुरुआत पहले हिस्से के साथ। तो ज्योग्राफी ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट यानी शिमला ज़िले का भूगोल के बारे में आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं। पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज़ नॉट इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सी चोटी शिमला ज़िले में नहीं है। ठीक है, पहली है चांशल, दूसरी है हाटू पीक, तीसरी है शाली पीक और चौथी है इंद्रासन। तो इसका सही जवाब रहेगा इंद्रासन। इंद्रासन कहाँ पे है? कुल्लू। इंद्रासन आपको कुल्लू में मिलेगी ये चोटी। ठीक है, तो चांशल की अगर हम बात करें तो चांशल हमारे पास है शिमला में, ये बिल्कुल ठीक है। और चांशल कहाँ पे है? चांशल कहाँ पे है? रोहडू के पास। तो चांशल से कौन सी नदी निकलती है आप बताएंगे? नदी चांशल पीक से कौन सी नदी निकलती है? चांशल ग्लेशियर भी है ना, ग्लेशियर। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो चांशल से अपने पास नदी निकलती है, कौन सी नदी? पब्बर। पब्बर नदी चांशल पीक से निकलती है क्या? बताइए आप। तो पब्बर नदी चांशल से निकलती है। पब्बर नदी जो वैली बनाती है उसको कौन सी वैली बोलते हैं हम? पब्बर वैली या रोहडू वैली? रोहडू वैली है ना। हाटू, हाटू भी हमारे पास बिल्कुल, हाटू पीक जहाँ पे एक टेंपल भी है, ये भी शिमला में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा शाली पीक, शाली, ये भी आपको शाली पीक शिमला में मिलेगी। और शाली पीक के पास में एक लेक मिलेगी, कराली लेक। करारी या करेली, करेरी, कराली लेक, कराली झील, जो अन्ना डेल मैदान के बराबर इसका घेरा है यानी परिधि है। अन्ना डेल, अन्ना डेल कहाँ पे है ये आप बताएंगे? अन्ना डेल शिमला में जो है ना, आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम जहाँ पे है, आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम भी यहाँ पे है। और यहीं पे अपने पास पहला जो हमारे पास कौन सा कप हुआ था बताओ? फुटबॉल का एक कप हुआ था, डूरंड कप। डूरंड कप हुआ था क्या? ये बताएंगे आप। फुटबॉल का एक कप, डूरंड कप, जो पहला हुआ था वो यहीं पे हुआ था, अन्ना डेल के पास में, 1888 में, या कोई और डेट है ये आप बताएंगे। तो इंद्रासन यहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये गलत रहेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो और नदी की बात करते हैं हम, आंध्रा नदी की। आंध्रा नदी जो चिड़गांव के पास से निकलती है, आंध्रा नदी किसकी सहायक नदी है ये आप बताएंगे। क्या ये पब्बर की सहायक नदी है? बिल्कुल, पब्बर की सहायक नदी है। और पब्बर किसकी सहायक नदी है?
पब्बर किसकी सहायक नदी है? टोंस की। और टोंस किस में मिलती है? यमुना नदी में। ठीक है, यमुना नदी में। इसके अलावा और भी पीक अपने पास देखने को मिलती है, और भी एक पीक जिसको बोलते हैं हम कुप्पर पीक। शिमला में कुप्पर चोटी। बताइए आप, कुप्पर पीक से कौन सी नदी निकलती है? कुप्पर पीक से कौन सी नदी निकलती है? गिरी, जिसको हम गिरी गंगा भी बोलते हैं, गिरी गंगा नदी, गिरी नदी। जुब्बल के बिल्कुल ऊपर आपको देखने को मिलेगी ये जुब्बल, शिमला के जुब्बल से। कुप्पर पीक से गिरी नदी आप याद रखेंगे। चांशल से पब्बर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज रिवर एंटर्स शिमला डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस? सतलुज नदी शिमला जिले को किस स्थान पर एंटर करती है? बादल, फिरनो, कसोल या हरिके पतन, यानी हरिके पतन बताएंगे आप। सतलुज नदी शिमला जिले को कहाँ पे एंटर करती है? तो बादल में एंटर करती है। बादल रामपुर बुशहर के पास में आपको मिलेगा, रामपुर बुशहर, रामपुर के पास में। तो आगे देखेंगे हम मैप में कि सतलुज नदी कहाँ कहाँ से जाती है। अगर हम फिरनो की बात करें तो फिरनो में कौन से ज़िले में एंटर कर रही थी ये? सतलुज नदी फिरनो में कौन से ज़िले में एंटर कर रही थी? फिरनो गांव में कौन से ज़िले में है ये? क्या ये मंडी में है या फिर ये बिलासपुर में है? ये प्रश्न भी आता है, ये देख लेना। कसोल कहाँ पे है? बिलासपुर में। ठीक है, एक कसोल कुल्लू में भी है। फिरनू और कसोल याद रखेंगे आप। ठीक है, तो इसका मंडी होगा यहाँ पर। ठीक है, फिरनू गांव में मंडी में एंटर करती है और कसोल में बिलासपुर में एंटर करती है। ठीक है, सतलुज नदी की ही बात हो रही है। इसमें से हरिके बैराज तो हमारे पास कहाँ पे है? ये तो पंजाब के आसपास है। हरिके बैराज जहाँ पे क्या होता है, सतलुज और ब्यास नदी मिलती है। ठीक है, हरिके बैराज। तो यहाँ देखेंगे हम अब मैप। अरे कहाँ चला गया? तो ये है जी मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। अगर मैं बात करूँ तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट ग्रीन वाला है, शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला की बाउंड्री शिमला शेयर करता है। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड हमारे पास है किन्नौर का एरिया, और इस साइड हमारे पास है, कौन सा है बताओ जरा? उत्तराखंड। और साउथ में अपने पास है सिरमौर। साउथ वेस्ट में यानी दक्षिणी पश्चिमी में हमारे को मिलेगा सोलन। और यहाँ क्या बोल सकते, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट है ना, में मिलेगा कुल्लू। और ये है हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो इनसे शिमला अपनी बाउंड्री साझा करता है, इन डिस्ट्रिक्ट से। अगर हम देखें यहाँ पे
कुछ ख़ास जगहों को। तो हम बात कर रहे थे सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी देखिए कहाँ से आ रही थी, किन्नौर से चली यहाँ, और यहाँ पे इसने एंट्री मारी शिमला में। ठीक है, चौंतला या चौहारा नामक जगह है, वहीं पे ये पड़ता है। तो रामपुर तो इधर पड़ता है कहीं पे ना, शायद थोड़ा सा करेक्ट कीजिए आप फिर, कि जो बुड हमारे पास बादल है वो पड़ता है चौहारा के नज़दीक, चौहारा के पास में। हालांकि जो रामपुर एरिया है वो भी सतलुज नदी के, और सतलुज नदी कुल्लू और मंडी की बाउंड्री पे ही पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके ये अपनी सतलुज नदी है, तो यहाँ से आ रही है, देखो है ना, यहाँ पे कौन सा पास था, शिपकी पास से, शिपकी पास से एंटर करती है सतलुज नदी। आगे देखेंगे हम मैप में ड्रॉ करके। तो ये कुछ इस तरह है, और कुल्लू और शिमला की बाउंड्री बनाती हुई फिर हमारे पास आ, मंडी और शिमला की बाउंड्री बनाती हुई, और फिर चली अपने पास सतलुज नदी बिलासपुर सोलन के पास पास से, सोलन और मंडी की बाउंड्री बनाती हुई आगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जगहें आप ध्यान में रखेंगे, जैसे नॉर्थ साइड में अपने पास मिलेगा यहाँ पे रामपुर, है ना, और ये कुछ पासेस भी मिलेंगे यहाँ पे, जैसे शतुल पास है, बुरान पास है, रुपिन पास है। तो ये किसके साथ लगते हुए पास है, ये देखेंगे आप, शिमला और किन्नौर के साथ लगते हुए पासेस। ठीक है, और इस साइड में हमें मिलेंगे कुछ इलाके और, जैसे इम्पोर्टेंट डोडरा कवार, चांशल, चांशल पीक है, चांशल पास जो हमने बात की थी। तो यहीं से अपने पास पब्बर नदी यहाँ से निकलते हो, पब्बर नदी निकल रही थी यहाँ से, और चिड़गांव से होती हुई, चिड़गांव से आंध्रा नदी, आंध्रा नदी, और फिर पवर नदी को अगर देखें तो रोहड़ू के साथ में गुजरती हुई, इसलिए रोहड़ू वैली को पवर वैली बोलते हैं। फिर यहाँ पे हाटकोटी टेम्पल मिलेगा आपको, और ये जुब्बल मिलेगा। खड़ा पत्थर से कौन सी नदी निकलती है ये बताएंगे आप, खड़ा पत्थर से कौन सी नदी निकलती है। वहीं अगर कोटखाई आगे, और ये चौपाल आ गया, यहाँ नेवरा, और गिरी नदी देखो, गिरी नदी ये है गिरी नदी। ठीक है, और गिरी नदी आगे देखेंगे हम कि ये कैसे सिरमौर में जाती है, और सिरमौर को दो भागों में बिल्कुल डिवाइड कर देती है। और उसके अलावा शिमला की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कुफरी है, ठियोग है, और जुंगा यहाँ पड़ता है शिमला, और बिल्कुल देखेंगे आप सोलन के साथ में लगता हुआ। और ये मेन शिमला सिटी यहाँ पे मिलेगी आपको, साथ में नालदेहरा, नारकंडा, कुमारसेन, ठीक है, कोटगढ़। ये हाटू पीक है यहाँ पे जिसकी हमने बात की ना, हाटू पीक। तो ये कुछ जगहें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। तो ये डोडरा कवार है, देखो डोडरा कवार। और आगे बाकी देखते हैं जैसे जैसे प्रश्न चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम सबसे पहले हम ट्रैक करते हैं ना सतलुज नदी का, एक बार देख लेते हैं सतलुज नदी को ट्रैक करके, सतलुज नदी की ट्रैकिंग कर देते हैं पहले थोड़ी सी। तो सतलुज नदी अपने पास कहाँ से एंटर करी थी, शिपकी से। मान लीजिए यहाँ से जा रही है ना, फिर अपने पास
ये शिमला है, ये किन्नौर है, शिमला किन्नौर के साथ में ये कुल्लू है, कुल्लू के साथ में ऐसे कुछ बनाती हुई, फिर कुछ इस तरह से ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट, फिर सोलन और इस तरह से सोलन और शिमला की बाउंड्री बनाती हुई बिलासपुर से आगे इस तरह को, ठीक है, ऐसे जाती है बिलासपुर से आनंद साहिब, यहाँ पे कहीं हरिक के बैराज मिलेगा, ठीक है। तो ये जो किन्नौर से एंटर करी यहाँ पे शिपकी है, शिपकी से आगे इसमें कुछ नदियाँ मिलती है, ठीक है, यहाँ से कुछ मिलती है नदियाँ, स्पीति नदी यहाँ खाब नामक जगह पे मिल जाती है, स्पीति जो यहाँ से आ रही थी खाब नामक जगह में, और ये करछम यहाँ से फिर रूपी नदी मिलती है, कुछ इस तरह से बहुत सारी नदी यहाँ मिलती है। और जब आगे जाती है तो हम देखेंगे कहाँ पे एंटर करती है ये, तो यहाँ पे चौहारा पड़ता है, चौहारा या चौंतड़ा जिसको हम बोलते हैं, चौहारा या चौंतड़ा शिमला में एंटर कर देती है। और आगे जब यहाँ पे आ गया फिरनू, फिरनू गांव में अपने पास कहाँ पे एंटर करती है, मंडी, फिरनू, फिरनू में सतलुज नदी मंडी में एंटर करती है। फिर यहाँ पे डहर है, और इसी के नज़दीक यहाँ कसोल है, कसोल, ठीक है, जहाँ से बिलासपुर में एंटर करती है। और बिलासपुर से बिल्कुल छोड़ देती है नैला नामक स्थान में, नैला, नैला नामक स्थान में, और हरिके बैराज में मिल जाती है, ठीक है, अनंतपुर साहिब में ये पड़ता है। तो ये हो गया जी सतलुज नदी के बारे में। और अगर हम बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ये वाला धौलाधार वाला इलाका, धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाएं भी इसमें आती है, ठीक है, और नीचे वाला थोड़ा सा ये शिवालिक रेंजेस यहाँ से गुजरती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और पासिस की हमने बात की थी, तो यहाँ से जो दर्रे हैं मेनली, यहाँ से कुछ दर्रे हैं जो जो कनेक्ट करते हैं किन्नौर और शिमला को इस वाले इलाके में, ठीक है, जिसमें कौन कौन से दर्रे हैं हमने देख लिए थे। एक बार फिर से बैक जाते हैं और दर्रे देखते हैं। यहाँ पे रुपिन और यहाँ पे बुरान पास हमारे को मिलता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सी झील शिमला जिले में नहीं है। कराली, सरू लेक, चंद्रनाहन लेक या सोरंग लेक, इनमें से कौन सी झील शिमला में नहीं है। कराली हमने बात की थी, बिल्कुल शाली पीक के पास में मिलेगी आपको, अपोजिट ऑफ शाली,
जो अन्नाडेल के मैदान के बराबर थी, हमने देखा था अन्नाडेल के मैदान के बराबर जिसका साइज़ था। और ये गंदे पानी की, इसमें थोड़ा गंदा पानी होता है, ठीक है, ब्रैकिश वाटर या क्या बोलते, मतलब ये ताज़े पानी की झील नहीं है, इसमें गंदा पानी भरा हुआ था। सरू पीक भी अपने पास मिलेगी शिमला में। चंद्रनाहन हमने देखा था, चंद्रनाहन बिल्कुल शिमला में, जहाँ से कौन सी नदी निकल रही थी, चंद्रनाहन ग्लेशियर, चंद्रनाहन लेक है, चंद्रनाहन पीक से कौन सी नदी निकलती है, ये बताएंगे आप। फिर अपने पास सोरंग लेक, ये नहीं है बिल्कुल, ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी किन्नौर में, ये मिलेगी किन्नौर में, किन्नौर की निचार तहसील में, ठीक है, निचार तहसील में मिलेगी। इसके अलावा एक और लेक है महत्वपूर्ण, बुरानोसर लेक, जो हमने देखा था डोडरा कवार था ना, डोडरा कवार शिमला में जो था, और किन्नौर, डोडरा कवार शिमला में था और किन्नौर, इसके बाउंड्री पे ये लेक मिलेगी, बुरानोसर लेक। ये वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक्स में से, झीलों में से एक झील है ये, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है बताएंगे आप हिमाचल की, क्या ये सूरजताल है या चंद्रताल है। उसके अलावा हाईएस्ट लेक्स में इसकी भी गिनती की जाती है बुरानोसर की, जो डोडरा कवार और किन्नौर के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे मिलेगी आपको कौन सी लेक, बुरानोसर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहड़ू वैली को हम और किस नाम से जानते हैं। रोहड़ू वैली को हम और पब्बर वैली भी बोलते हैं, हमने देखा था पब्बर घाटी, पब्बर घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम हसन वैली की बात करें तो ये भी शिमला में है, लेकिन इसको रोहड़ू वैली थोड़ी बोलते हैं इसको, तो शिमला में मौजूद है ये हसन वैली, हसन वैली। तीसरी हमारे पास दून और स्प्रून वैली, दून और स्प्रून वैली कहाँ मिलेगी आपको, क्या ये सोलन में मिलेगी, सोलन में, सोलन में। और क्यारदा दून वैली कहाँ मिलेगी, सिरमौर में, सिरमौर में। और इस वैली को पांवटा वैली बोलते हैं, पांवटा वैली भी बोलते हैं, या ऐसे लिखें हम पांवटा, पांवटा घाटी भी बोलते हैं। और इस पांवटा घाटी से कौन सी नदी गुजरती है आप बताएंगे, दो भागों में जो बांटती है, सिरमौर को दो भागों में बांटने वाली, सिरमौर को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है गिरी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ देख लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अपना जो शिमला से निकलने वाली जो नदी थी ना, एक ये मान लीजिए हमारे पास पब्बर नदी है, कौन सी नदी है, पब्बर, जो चांशल पीक से निकल रही थी,
चांशल, SHAL, चांशल पीक से निकल रही थी। तो जब ये निकलती है तो चिड़गांव से एक नदी आती है आंध्रा, इसमें मिल जाती है। फिर यहाँ से एक और नदी मिलती है, खड़ा पत्थर से निकलती है वो, खड़ा पत्थर जुब्बल के पास में, खड़ा पत्थर जुब्बल के थोड़ा सा पीछे, ठीक है। ये है पटसरी रिवर, पटसरी। फिर एक और नदी है इसकी सहायक नदी, एक विषुक्ति। कौन सी नदी है? विषुक्ति। तो विषुक्ति नदी, ठीक है। तो ये फिर आगे पब्बर नदी आगे जाके किस में मिलती है? टॉन्स नदी से। ये टॉन्स यहाँ से आ रही है, टॉन्स। और ये टॉन्स नदी आगे मिल जाती है किस में? यमुना नदी में। ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम यहाँ दूसरी तरफ से बात करें तो इससे करते इसको ना, तो इस तरफ से हमारे पास निकल रही है कुपर पीक, कहीं यहाँ पे मौजूद है। कुपर पीक से निकल रही है एक नदी। कौन सी नदी थी वो? गिरी नदी। गिरी नदी आगे चल के वो सिरमौर को 2 भागों में बांट देती है। और यहाँ से सिरमौर से 2 भागों में बांटती है और यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। रफली आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शिमला में नहीं है? शिमला वाटर कैचमेंट, टालरा, दरान घाटी या नागरू। इनमें से नागरू शिमला में नहीं है। नागरू हमने देखा था हाईएस्ट पीक भी थी, कहाँ की थी? मंडी डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन ये तीनों हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है हमें कहाँ पे? शिमला में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हिमाचल में कितने नेशनल पार्क थे? 5, जिनमें से एक अपने पास सबसे बड़ा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और फिर अपने पास दूसरा है, कौन सा था? खीर गंगा नेशनल पार्क। चौथा है इंद्र किला नेशनल पार्क। ये 3 हमारे को मिलेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और चौथा मिलेगा पिन वैली नेशनल पार्क। और 5वां है सिंबलवाड़ा। नेशनल पार्क, ये है सिरमौर में हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बताएंगे आपकी रामसर वेटलैंड साइट, आर्द्रभूमि क्षेत्र, वेटलैंड साइट है ना। रामसर वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र हिमाचल में कितने हैं? 3 है। पहला सूरज ताल, अपने पास दूसरा रेणुका जी झील जो सिरमौर में है। सूरज ताल या चंद्र ताल, बताओ जरा, सूरज ताल और चंद्र ताल में से कौन सा है?
चंद्रताल है शायद, चेक करना आप। और तीसरा आप बताएंगे कौन सा है। ये कांगड़ा में मौजूद है। अब बताएंगे ये कौन सा, नाम बताएंगे उसका। एक झील है कांगड़ा की। तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। पहला है रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट, दूसरा है आंध्रा हाइड्रो प्रोजेक्ट, तीसरा गिरी बाटा और चौथा घानवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा शिमला में नहीं है। अगर हम बात करें रामपुर की, तो ये बिल्कुल मौजूद है शिमला में, रामपुर हाइडल पावर प्रोजेक्ट। किस नदी पे बना है। तो ये सतलुज नदी पे बना है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको चलाते हैं और दोनों की इसमें भागीदारी है। और 412 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। आंध्रा की बात करें, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट तो हिमाचल सरकार का है। और ये आंध्रा नदी कहाँ पे थी हमारे पास। आंध्रा नदी हमने देखा था चिड़गांव से निकल रही थी ना, चिड़गांव किसकी सहायक नदी थी, उस पे बना है ये। पब्बर की ना, पब्बर की सहायक नदी थी आंध्रा, ठीक है। और कितने मेगावाट का ये है। तो ये लगभग 17 मेगावाट का है, मतलब 16.95 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अगर गिरी बाटा की अगर हम बात करें, गिरी और बाटा, गिरी बाटा कहाँ की प्रमुख नदी थी। गिरी नदी हमने देखा था कि सिरमौर को 2 भागों में बांट रही थी। ये तो सिरमौर में है ये तो, ठीक है। ये अपने शिमला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और ये किस नदी पर बना है, यमुना नदी पर, यमुना। दो 201 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, गिरी और बाटा नदी को मिला करके, जो यमुना की सहायक नदियाँ। वहीं गानवी हमारे पास शिमला में मिलता है, गानवी हाइडल प्रोजेक्ट। ये 22.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो गानवी खड्ड पे बना है। ये गानवी खड्ड जो सतलुज की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी। तो ये कुछ एक प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट अब चलते हैं इतिहास की तरफ। शिमला के इतिहास की बात करें तो प्रथम प्रश्न, पहला क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ भज्जी स्टेट, भज्जी रियासत का संस्थापक इनमें से कौन है। चांद, चेरू, रुद्रपाल या अलकचंद। शिमला में हम पढ़ते हैं अलग अलग ठकुराइयाँ जो पढ़ते हैं ना, तो उनमें से एक रियासत बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं। भज्जी स्टेट की स्थापना किसने की थी। भज्जी स्टेट की स्थापना किसने की थी। बताएंगे आप। भज्जी स्टेट की स्थापना तो
भज्जी स्टेट की स्थापना चेरू ने की थी। चेरू, राजा चेरू, जिनको उदयपाल भी हम बोलते हैं। ठीक है, उदयपाल भी इनको बोलते हैं। तो ये कुटलहर के जो राजा थे ना, कुटलहर जो रियासत थी, उनके डिसेंडेंट ही थे ये। चांद और चेरू दोनों डिसेंडेंट थे। इनमें से चेरू द्वारा स्थापना की जाती है भज्जी स्टेट की, और चांद द्वारा स्थापना की जाती है कोट्टी की। भज्जी और कोट्टी दो रियासत है। भज्जी और कोट्टी दो रियासतें हैं जो ऑफशूट किसकी है, कुटलहर की। और कुटलहर से निकल के ही ये दोनों रियासतें बनी है, जिनमें भज्जी को बनाया गया है, स्थापना की गई है चेरू के द्वारा, और कोट्टी की स्थापना की गई है चांद के द्वारा। ठीक है, अगर हम रुद्रपाल की बात करें, रुद्रपाल, राणा रुद्रपाल थे। ठीक है, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं की थी। इन्होंने क्या किया था, इनको ब्रिटिशर्स ने सनद दी थी। सनद जो देते थे ना ब्रिटिशर्स, हालांकि ये राजा तो थे भज्जी के ही, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स द्वारा सनद दी गई थी। ये उनके बारे में मुख्य बात है। सनद होती थी ना, जो कि भाई ब्रिटिशर्स बोलते थे कि एक तरह का एग्रीमेंट कर लेते थे और एक पत्र देते थे राजाओं को, जिसके अधीन कुछ शर्तें होती थी जो राजाओं को माननी पड़ती थी। जैसे किसी भी राजा को अपने स्टेट में, अपने रियासत में ब्रिटिशर्स सैनिक रखने पड़ते थे, और रोड बनाने पड़ते थे, और रोड की विड्थ डिसाइड होती थी कि इतने चौड़े रोड आपको बनाने पड़ेंगे। तो उसके बदले में ये ब्रिटिशर्स सैनिक उस पर्टिकुलर स्टेट की उनकी हेल्प करते थे। तो उसको सनद बोलते थे। ठीक है, कंडीशंस, अग्रीमेंट बोल सकते हैं हम, ब्रिटिशर्स द्वारा जो किया जाता था राजाओं के साथ। तो अलकचंद की अगर हम यहाँ पे बात करें, अलकचंद, बताएंगे कौन से स्टेट की स्थापना अलकचंद द्वारा की गई थी। तो अलकचंद द्वारा जो बलसन है ना, बलसन रियासत, बलसन स्टेट की स्थापना की गई थी। तो बलसन कहाँ से निकला था, सिरमौर से। सिरमौर का ही ये ऑफशूट था। ठीक है, तो आजकल हम देखते हैं कि ये ठियोग जो है ना हमारा, ठियोग रियासत के अंडर आता है, मतलब ठियोग रियासत के अंतर्गत उस टाइम ये सारा ठियोग, जो आजकल का ठियोग है, तो ठियोग तहसील है, तो उसमें आता था ये बलसन। ठीक है, ये सिरमौर के जो राजा थे ना, सिरमौर रियासत के, तो उन्हीं रियासतों के ऑफशूट थे ये, उन्हीं से निकल के बने थे। ठीक है, 12वीं शताब्दी के पहले 12वीं शताब्दी से बिल्कुल पहले ये बने थे। तो ये अलकचंद आप ध्यान रखेंगे, अलकचंद। ठीक है, अलकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि इनमें से बुशहर रियासत, बुशहर रियासत जो है ना, बुशहर, जो आजकल का रामपुर बुशहर है, बुशहर रियासत बड़ी फेमस रियासत थी, हम जानते हैं। बुशहर रियासत की राजधानी पहले हुआ करती थी कामरू। कामरू कहाँ पे है, कामरू फोर्ट हमें मिलता है, आज का जो किन्नौर है वहाँ पे कामरू गांव मिलता है, तो वहीं पे थी बुशहर राजाओं की राजधानी। और ये था तिब्बत के बिल्कुल पास में जगह, जिसकी वजह से तिब्बत के साथ ट्रेड भी होता था यहाँ से। तो कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी कामरू
से सराहन शिफ्ट करी थी, ये आपने बताना है। कमरू से सराहन शिफ्ट करने वाले राजा का नाम क्या था? तो ये चतर सिंह थे हमारे, ठीक है। प्रद्युमन, हम जानते हैं कि प्रद्युमन, ऐसा माना जाता है कि बुशहर रियासत की अलग अलग मत है इसमें 3, जिसमें से एक मत ये था कि अपने जो श्री कृष्ण है उनके पुत्र प्रद्युमन द्वारा इस बुशहर रियासत को स्थापित किया गया था। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और भी तर्क है इसमें, है ना। अलग अलग धारणाएं हैं, जिनमें से एक धारणा ये है कि प्रद्युमन द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई थी। और दूसरा जो चतर सिंह थे, इन्होंने अपने पास ये 110वें, ऐसा माना जाता है कि 110वें राजा थे इस पीढ़ी के, 110वें राजा। इनके द्वारा ही ये कमरू से सराहन राजधानी शिफ्ट करी गई थी, ठीक है। कमरू से सराहन शिफ्ट करने वाले छतर सिंह, राजा छतर सिंह, छतर सिंह। तो वहीं अगर राम सिंह की बात करें तो इन्होंने जो अब सराहन थी ना राजधानी, सराहन, इन्होंने सराहन से शिफ्ट करी राजधानी कहाँ पे? रामपुर। सराहन से शिफ्ट करने वाली राजधानी शिफ्ट की थी राजा राम सिंह जी ने, ठीक है। ठीक है। और इन्हीं राम सिंह के समय में जो कुल्लू के राजा हमारे पास थे, बिधि चंद, कुल्लू के राजा बिधि चंद, जो कोटकंडी और आउटर सिराज वाला एरिया है, आउटर सिराज के साथ कुछ एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, है ना, एनेक्स कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। वहीं कहरी सिंह की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट राजा हुआ करे बुशहर के, ठीक है। केहरी सिंह जी को बोलते हैं छत्रपति, बोला था, किसने बोला था? छत्रपति की उपाधि दी थी, किसने दी थी? औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, औरंगजेब द्वारा, जो मुगलों का राजा उस टाइम पे था। छत्रपति की राजधानी केहरी सिंह, राजा केहरी सिंह को दी थी, ठीक है। और उनके टाइम में अपने पास जो हांगरांग वैली है ना, हांगरांग वैली, हांगरांग घाटी, जो स्पीति और किन्नौर के बीच में जो स्थित है सारा हांगरांग वैली, तो ये हम बुशहर के राजाओं को मिली थी। कहाँ से? तिब्बत के राजा से। तिब्बत ने जागीर के रूप में बुशहर के राजाओं को, राजा केरी सिंह को ये दी थी, ठीक है। हांगरांग वैली तिब्बत से प्राप्त हुई थी बुशहर के राजाओं को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राजा है बुशहर रियासत के, जिनके बारे में कुछ तथ्य है जो आपको ध्यान में रखने हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशहर रियासत के बारे में ही है। अजान बाहू, अजान बाहू किसको बोला जाता है? अजान बाहू मतलब बाहू मतलब बाहें, जिसकी हाथ बड़े बड़े थे, ठीक है। राजा राम सिंह, राजा केहरी सिंह, राजा शमशेर सिंह या राजा मोहिंदर सिंह। तो इनमें से अजान बाहू किसको बोलते हैं? इनमें से अजान बाहू किसको बोलते हैं? तो अजान बाहू भी हमारे पास राजा केहरी सिंह जी को ही बोलते हैं, क्योंकि ये अपने भुजाओं से, जो खड़े खड़े भुजाओं से नीचे अपने पैरों को टच कर लेते थे, अजान बाहू इसलिए बोलते थे, ठीक है। तो राम सिंह जी के बारे में हमने देख लिया, जिन्होंने रामपुर कैपिटल बनवाई थी। कहाँ से? पहले कहाँ थी? सराहन हुआ करती थी।
उससे पहले कहाँ हुआ करती थी? कामरू में हुआ करती थी। फिर राजा शमशेर सिंह इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, सही उत्तर इसका बी है ना। राजा शमशेर सिंह भी बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर है, बहुत इम्पॉर्टेंट राजा है हमारे बुशहर रियासत के। इन्होंने 1857 में जो ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था, ठीक है। ठीक है, तो उस टाइम जब अपने पास क्रांति हुई थी तो इन्होंने सप्रेस नहीं किया था ब्रिटिशर्स के कहने से, बिल्कुल ये इन्होंने विरोध किया था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पंजाब के जो कमिश्नर हुआ करता था एक बंदा, क्या नाम है उसका? जॉन लॉरेंस था, ये याद रखना। और विलियम हे नामक व्यक्ति भी हुआ करता था, ब्रिटिशर्स जो सैनिक बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने शमशेर सिंह जी के खिलाफ कुछ किया नहीं, क्योंकि शमशेर सिंह जी थे राजा कहाँ के? बुशहर के, और बुशहर लगता था तिब्बत के साथ, ठीक है। तिब्बत के साथ बुशहर लगता था, तो ट्रेड करते थे तिब्बत के साथ, तो इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था ये बुशहर वाला जो इलाका है ना, सारा रियासत। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा छेड़ा नहीं शमशेर सिंह जी को, क्योंकि ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट था कि उन शमशेर सिंह जी के साथ बुशहर रियासत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उस टाइम रोड बन रहा था तिब्बत की तरफ को, ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया जा रहा था, बुशहर रियासत से ही जा रहा था। तो राजा शमशेर सिंह आप ध्यान में रखेंगे। और राजा मोहिंदर सिंह, इनको ब्रिटिशर्स ने सनद इनको भी दी थी, सनद प्रदान की थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप इम्पोर्टेंट राजा केहरी सिंह, शमशेर सिंह जी। सारे राजा इम्पोर्टेंट ही है वैसे तो, ठीक है। फिर आगे चल के बुशहर रियासत के अलग अलग राजा हुए, जैसे रघुनाथ सिंह जी हुए लास्ट में, बाद में जाके। और फिर अपने जो पदम सिंह जी है, जिनके नाम पर पदम पैलेस, पदम सिंह, तो ये आगे कुछ राजा हुए, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए। धामी रियासत के संस्थापक इनमें से कौन थे? अगला प्रश्न ये है, धामी स्टेट के संस्थापक इनमें से कौन थे? धामी रियासत के संस्थापक, हु वाज द फाउंडर ऑफ धामी? धामी से याद आ रहा ना आपको एक धामी गोली कांड कब हुआ था? 1939 में या 38 में? तो यहाँ बोला गया धामी रियासत की स्थापना किसने की थी? दुर्गा सिंह जी, किशन सिंह, किरात चंद या गोविंद पाल जी के द्वारा? तो गोविंद पाल इसका सही आंसर है। वहीं अगर हम इनकी बात करें तो जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज चौहान राजपूत रूलर जो जिन्होंने किसके साथ युद्ध किया था? पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे ये, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था ना, कौन से? बैटल ऑफ तराइन था क्या? तराइन। ठीक है, तो इनके वंशज थे ये। गोविंद पाल जी तो डिसेंडेंट माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट, तो इनके द्वारा धामी रियासत की स्थापना की जाती है, ठीक है। और धामी गोली कांड के बारे में हम पढ़ते हैं 1939 में जब होती है। वहीं दुर्गा सिंह जी की बात करें, कौन सी रियासत की स्थापना की थी दुर्गा सिंह ने? राजा दुर्गा सिंह जी।
दारकोटी। तो इन्होंने दारकोटी दारकोटी स्टेट की स्थापना की थी, या दारकोटी की स्थापना की थी। तो ये जयपुर के मेवाड़ से संबंध रखते हैं थे, ठीक है। बाद में दारकोटी जो है बाद में मिल जाता है किसमें, महासू में। महासू जब बनता है ना तो उसमें मिल जाता है। वहीं अगर किशन सिंह जी की बात करें तो ये थरोच इम्पॉर्टेंट है। थरोच रियासत की स्थापना करते हैं, THAROCH, थरोच 15वीं सेंचुरी के आसपास करते हैं। और इनको मानते हैं हम कि भाई सिसोदिया राजपूत थे, ये सिसोदिया राजपूत, ठीक है। वहीं किरात चंद की अगर हम बात करें, यहाँ पे किरात चंद ने कौन सी रियासत की स्थापना की थी? कुमारसेन कुमारसेन स्टेट की स्थापना की थी, ठीक है। कुमारसेन 11वीं सेंचुरी के आसपास। और ये कहाँ पड़ता है अपने पास? कुमारसेन कहाँ पड़ता है? सतलुज के किनारे पड़ता है, ठीक है। सतलुज के किनारे पड़ता है। तो थरोच की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा था थरोच किशन सिंह जी ने जिसकी स्थापना की थी। तो ये बाद में जाके आजकल कहाँ पे था, ये जुब्बल में बाद में मिल जाता है ये आगे। और उसके बाद चौपाल में, ये आजकल के चौपाल वाला इलाका आसपास का, वो थरोच में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक दाडी थरोच से निकल के बना था, दाडी। तो थरोच से निकल के बनती है एक और छोटी सी स्टेट, दाडी, जो आज का पब्बर नदी है ना, पब्बर, उसके आसपास, उसके पास में, ठीक है। जुब्बल तहसील जुब्बल में आता था, ये जुब्बल तहसील में आता आजकल मौजूदा समय में, ठीक है। तो कुमारसेन जो स्टेट है, कुमारसेन को भी सनद दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1815 में। कुमारसेन भी ब्रिटिशर्स के द्वारा सनद दी जाती है इसको, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पूछ सकता है कि कुमारसेन रियासत को सनद कब प्रदान की गई थी? 1815 में। आज का ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे प्रश्नों को। कि प्रश्न है कि ठियोग स्टेट की स्थापना किसने की थी? जयचंद या जयचंद, जिनको बोलते हैं जयचंद या जयचंद, करमचंद, पृथ्वीचंद या किरात चंद। इसका सही आंसर है ए, जयचंद या जयचंद द्वारा स्थापना की गई थी हमारे पास ठियोग रियासत की स्थापना की गई थी, ठीक है। जयचंद या जयचंद। तो इसके अलावा एक, ये तो ठियोग हो गया, ठीक है। ठियोग के अलावा ऐसा एक मधान भी है, मधान, और एक है घुंड, घुंड,
घुंड, और तीसरी है हमारे पास ये जो ठियोग है। इन तीनों का ओरिजिन मानते हैं हम कि इन तीनों को जो चंदेल राजपूत थे उन्होंने स्थापित किया है। ठीक है। वहीं अगर करमचंद जी की बात करें हम, करमचंद, राजा करमचंद, इन्होंने किस रियासत की स्थापना की थी? करमचंद। तो करमचंद द्वारा स्थापना की जाती है जुब्बल की। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप, जुब्बल स्टेट की स्थापना की जाती है करमचंद राजा द्वारा। तो ये भी अपने पास करमचंद जो राजा थे, ये सन थे, किसके थे? पुत्र थे। ये पुत्र थे सिरमौर के उगारचंद के। उगारचंद सिरमौर से निकल के ही मतलब जुब्बल बनी है, ये मान सकते हैं हम। ठीक है। तो इसके अलावा जो उगारचंद थे, इनके एक पुत्र तो थे करमचंद जिन्होंने जुब्बल की स्थापना की। इसके अलावा एक और थे दुनीचंद जिन्होंने राविनगढ़ की स्थापना की। राविनगढ़। और दूसरे थे ये, और तीसरे थे मूलचंद जिन्होंने सायरा एरिया जो अपने पास रोहड़ू के नज़दीक है, रोहड़ू, उसकी स्थापना की थी मूलचंद ने। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम पृथ्वी चंद की बात करें, पृथ्वी चंद, तो देलत की स्थापना की थी पृथ्वी चंद ने, जो कुमार सेन के जो किरात चंद थे उनके ब्रदर थे। इसके अलावा हमने देखा कि जो उगारचंद के पुत्र थे करमचंद जिन्होंने जुब्बल की स्थापना की, और उगारचंद के इसके अलावा एक दुनीचंद थे जिन्होंने राविनगढ़ की स्थापना की, और तीसरे थे मूलचंद जिन्होंने सैरी यानी रोहड़ू की स्थापना की थी। ठीक है। तो इसके अलावा अपने पास बताएंगे रतेश की स्थापना किसने की थी? रतेश की स्थापना राय सिंह ने की थी। राय सिंह। और ये राय सिंह थे, किसके भाई थे ये? करम प्रकाश के। करम प्रकाश कहाँ के राजा थे? सिरमौर के। तो उनके ब्रदर थे। ठीक है, जिन्होंने रतेश की स्थापना की थी राय सिंह ने। ठीक है। और कुमार सेन के किरात चंद हमने देख लिया, कौन से वंश के थे? सिसोदिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से दूसरे हिस्से को कवर करेंगे, जिसमें ब्रिटिशर्स टाइम के और मौजूदा समय में जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स शिमला में बनाए गए और
अन्य जानकारियाँ जो बच सकती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शिमला ज़िले के बारे में, उसको हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।